नमस्कार। हाँ। आज हम बात करेंगे जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट। काफी चर्चित किताब है ये। जी हाँ, बहुत। हमारे पास इसकी एक विस्तृत समीक्षा है, तो आज उसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस किताब का जो निचोड़ है उसे समझें। बिल्कुल, देखते हैं क्या खास है इसमें। तो मकसद सीधा है, जानना कि भाई कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी होने से आगे बढ़कर महान या ग्रेट कैसे बन जाती हैं, और उससे भी जरूरी वो सालों साल उस लेवल पर टिकी कैसे रहती हैं। मतलब इसमें लीडर्स के लिए, बिजनेस वालों के लिए क्या राज छिपे हैं। सही सवाल है। ये ख्याल तो आता ही है मन में कि क्यों कुछ कंपनियां हमेशा टॉप पर दिखती हैं और बाकी बस एवरेज ही रह जाती हैं। हाँ, ये पहेली जैसी है। लगता है कॉलिंस ने इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है अपनी रिसर्च से। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए देखते हैं कि क्या जवाब मिलते हैं। ठीक है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा जिम कॉलिंस के बारे में जान लें। ये कौन है और इनकी ये किताब इतनी खास क्यों मानी जाती है। जरूर। देखिए, जिम कॉलिंस बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम है। कंसल्टेंट हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। हाँ, मैंने बिल्ट टू लास्ट का भी नाम सुना है। जी हाँ, वो भी उनकी बहुत सफल किताब रही है। कॉलिंस का ज्यादातर काम इसी बात पर फोकस करता है कि कंपनियां स्थायी सफलता, मतलब लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी कैसे पाती हैं। अच्छा। और गुड टू ग्रेट उसी रिसर्च का कह सकते हैं अगला लॉजिकल स्टेप है। सवाल ये है, अच्छा होना तो ठीक है, पर महानता तक कैसे पहुंचे। और इस किताब की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका गहन शोध। मतलब कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं। हाँ, कितना बड़ा शोध। कॉलिंस और उनकी टीम ने करीब 1435 कंपनियों के डेटा को खंगाला। कई सालों का डेटा। अरे बाप रे, 1435। हाँ, बहुत बड़ा सैंपल साइज था। और इतने बड़े ग्रुप में से उन्होंने सिर्फ 11 कंपनियां चुनी जो वाकई में गुड से ग्रेट बनी। मतलब जिन्होंने एक लंबा दौर औसत प्रदर्शन का देखा और फिर अचानक से उड़ान भरी और लगातार शानदार प्रदर्शन किया। सिर्फ 11? जी, सिर्फ 11। ये किताब उन्हीं 11 कंपनियों की कहानी है, उनकी रणनीतियां, उनकी सीखें जो इस रिसर्च से निकली। ये नंबर ही बताता है कि ये कितना मुश्किल काम है, गुड से ग्रेट बनना। तो इस जबरदस्त रिसर्च से पहली बड़ी सीख क्या निकली? समीक्षा में लेवल 5 लीडरशिप का जिक्र बार बार है। ये क्या चीज है? सुनने में तो किसी गेम के लेवल जैसा लगता है। हाँ, नाम दिलचस्प है। और ये कॉन्सेप्ट शायद किताब का सबसे अहम हिस्सा है, लेवल 5 लीडरशिप। देखिए, ये साधारण लीडरशिप से बहुत अलग है। कैसे? ये वो लीडर होते हैं जिनमें दो खास गुण एक साथ मिलते हैं, जो सुनने में शायद थोड़े विरोधाभासी लगे। एक तरफ गहरी व्यक्तिगत विनम्रता, मतलब पर्सनल ह्यूमिलिटी, विनम्रता। और दूसरी तरफ जबरदस्त पेशेवर इच्छा शक्ति, यानी प्रोफेशनल विल। विनम्रता और इच्छा शक्ति एक साथ? जी हाँ, यही इसका अनोखा मिश्रण है। ये वो लोग नहीं होते जो मीडिया में छाए रहना चाहते हैं या अपनी वाहवाही करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये लो प्रोफाइल रहते हैं ज्यादातर। हाँ, वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। जब कंपनी सफल होती है तो वो क्रेडिट टीम को देते हैं या किस्मत को। खिड़की से बाहर देखते हैं, ऐसा कॉलिंस कहते हैं। दिलचस्प। और जब गड़बड़ हो, और जब मुश्किल आती है या कुछ गलत होता है तो वो आईने में देखते हैं, मतलब जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उनका फोकस सिर्फ कंपनी की लॉन्ग टर्म महानता पर होता है, अपनी पर्सनल इमेज या शोहरत पे नहीं। ये तो आजकल के सेलिब्रिटी सीईओ कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। ऐसे लीडर को पहचानना भी तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। लेकिन कॉलिंस कहते हैं कि महान कंपनियों के शीर्ष पर यही लीडर पाए गए। अच्छा, तो लीडरशिप ऐसी हो, फिर टीम बनाने का तरीका? समीक्षा में वो पहले कौन फिर क्या, फर्स्ट हु देन व्हाट वाले सिद्धांत की बात है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो पहले तय करते हैं कहाँ जाना है, फिर साथी चुनते हैं। सही कहा, ये पारंपरिक सोच से हटकर है और यही से खास बनाता है। कैसे? कॉलिंस की रिसर्च कहती है कि महान कंपनियां पहले कौन पर फोकस करती हैं, क्या पर बाद में। कौन मतलब पहले सही लोगों को अपनी बस में बिठाओ। अब सही लोग कौन? सिर्फ स्किल्स वाले नहीं, तो फिर ऐसे लोग जिनका चरित्र मजबूत हो, जो अनुशासित हो, जिनमें सीखने की ललक हो और जो कंपनी के कोर वैल्यूज से सहमत हो। चरित्र और अनुशासन। हाँ, और उतना ही जरूरी है कि जो लोग उस बस के लिए सही नहीं हैं, उन्हें पूरी इज्जत के साथ बस से उतार दो। ओके, और फिर? एक बार जब बस में सही लोग आ गए, फिर सब मिलकर तय करते हैं कि बस को ले जाना कहाँ है,
यानी स्ट्रैटेजी क्या होगी, लक्ष्य क्या होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आपके पास सही टीम है ना, तो चाहे बाहर का माहौल कितना भी बदल जाए, कितनी भी चुनौतियां आए, वो टीम मिलकर सही रास्ता निकाल ही लेगी। उन्हें बाहर से धक्का देने की जरूरत कम पड़ती है, वो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। यानी टीम की नींव चरित्र पर हो, न कि सिर्फ मौजूदा स्किल्स पर। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या समीक्षा ये बताती है कि असल में ये करना कितना मुश्किल है जब जल्दी रिजल्ट्स का प्रेशर हो? बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल है। समीक्षा मानती है कि इसमें धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। हाँ। तब लंबी अवधि के लिए सही लोगों को प्राथमिकता देना आसान नहीं। लेकिन समीक्षा यही कहती है कि जिन 11 कंपनियों ने ग्रेटनेस हासिल की, उन्होंने यही मुश्किल रास्ता चुना था। उन्होंने शायद ये समझा था कि जल्दी में गलत लोगों को लेने का नुकसान लंबे समय में ज्यादा होता है। ये एक तरह का निवेश है। बिल्कुल, सही लोगों में निवेश, जिसका फल शायद तुरंत न दिखे, पर मिलता जरूर है। समझ गया। तो आपके पास लेवल 5 लीडर हैं, सही लोग बस में हैं। अब सवाल है कि ये लोग मिलकर फोकस कहाँ करें? यहीं पर शायद वो अजीब नाम वाला कॉन्सेप्ट आता है, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। नाम फिर से अनोखा है। हाँ, ये हेजहॉग तो वो छोटा सा कांटेदार जानवर होता है, उसका बिजनेस से क्या कनेक्शन? ये एक पुरानी यूनानी कहावत से लिया गया है। कहावत है, लोमड़ी बहुत सी चीजें जानती है पर हेजहॉग एक बड़ी चीज जानता है। अच्छा। हाँ, लोमड़ी चालाक होती है, रोज नई तरकीबें सोचती है शिकारी से बचने की, पर अक्सर पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ हेजहॉग है जो बहुत सिंपल है। वो क्या करता है? जब भी खतरा आता है, वो बस एक ही काम करता है, खुद को कांटों की गेंद में समेट लेता है, और इस एक काम में वो इतना माहिर है कि उसकी जान बच जाती है। तो कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब? कॉलिंस कहते हैं, कंपनियों को भी हेजहॉग की तरह बनना चाहिए। बाजार में हजारों मौके दिखते हैं, बहुत भटकाव होता है। लोमड़ी की तरह हर चमकती चीज के पीछे भागने के बजाय कंपनियों को अपनी वो एक बड़ी चीज ढूंढनी चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए। वो एक बड़ी चीज, वो कैसे मिलेगी? वो मिलती है 3 सवालों के संगम पर। 3 बड़े सवाल जो कंपनी को खुद से पूछने चाहिए। ओके, क्या है वो सवाल? पहला, आप किस चीज में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, सिर्फ अच्छा नहीं, सर्वश्रेष्ठ। आपकी कोर क्षमता क्या है? सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। दूसरा, आपका आर्थिक इंजन किस चीज से चलता है? मतलब कौन सा एक सिंगल डिनोमिनेटर है, जैसे प्रॉफिट प्रति एक्स, जिसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं? आपका बिजनेस मॉडल असल में पैसा कैसे बनाता है? इसे गहराई से समझना होगा। ओके, आर्थिक इंजन। और तीसरा, आप किस चीज को लेकर गहरे जुनून यानी पैशन में हैं? आपकी टीम किस काम को करने में सबसे ज्यादा उत्साहित महसूस करती है? किस चीज में उनका दिल लगता है? अच्छा, तो सर्वश्रेष्ठ क्षमता, आर्थिक समझ और जुनून। जी हाँ, जब इन तीनों सवालों के जवाब एक जगह आके मिलते हैं, जहाँ ये तीनों गोले ओवरलैप करते हैं, वही आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है। महान कंपनियां इसी एक स्पष्ट और सरल कॉन्सेप्ट को पकड़ लेती हैं और फिर बाकी सब कुछ छोड़ देती हैं, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। वो भटकती नहीं। वाह, मतलब अपने काम का वो स्वीट स्पॉट ढूंढना, जहां काबिलियत, पैसा और पैशन तीनों मिल जाए। ये सुनने में जितना साफ लगता है, खोजने में और फिर उस पर टिके रहने में उतना ही मुश्किल होगा शायद। बिल्कुल। और शायद इसी टिके रहने के लिए अनुशासन चाहिए, जिसका जिक्र समीक्षा में अनुशासन की संस्कृति या कल्चर ऑफ डिसिप्लिन के तौर पर हुआ है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर टिके रहने के लिए अनुशासन चाहिए ही चाहिए। पर यह अनुशासन कैसा? मतलब मिलिट्री जैसा, टॉप डाउन? नहीं, कॉलिंस का अनुशासन वो डंडे वाला अनुशासन नहीं है, ना ही नियमों की मोटी मोटी किताबें। ये एक अलग तरह का फ्रेमवर्क है। कैसा फ्रेमवर्क? ये शुरू होता है अनुशासित लोगों से, डिसिप्लिन्ड पीपल। याद है पहले कौन? वही सही लोग जो आपने चुने थे। वो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, तो लोगों से शुरुआत। हाँ, फिर ये अनुशासित लोग रखते हैं अनुशासित विचार, डिसिप्लिन थॉट। मतलब वो भावनाओं में नहीं बहते, वो कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं, डेटा देखते हैं और अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट के दायरे में रहकर ही सोचते हैं। और फिर? और अंत में ये सब बदलता है अनुशासित कार्रवाई में,
डिसिप्लिन्ड एक्शन, मतलब वो लगातार फोकस के साथ अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं बिना भटके। तो लोग, फिर सोच, फिर एक्शन, सब अनुशासित। जी, और ऐसी संस्कृति में जहां लोग खुद ही अनुशासित हों, वहां बहुत ज्यादा कंट्रोल या मैनेजमेंट की परतों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ब्यूरोक्रेसी कम हो जाती है। लोग सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं, करना सही है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब अनुशासन अंदर से आता है, थोपा नहीं जाता। बिल्कुल, ये पहले कौन से जुड़ा है। सही लोग होंगे तो अनुशासन भी होगा। समझ गया। अब एक और अहम सवाल पर आते हैं, टेक्नोलॉजी। आजकल तो हर कोई एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहा है। कॉलिंस की किताब, जो शायद कुछ पुरानी रिसर्च पर आधारित है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहती है? क्या वो इसे सफलता की चाबी मानती है? ये एक और बहुत दिलचस्प पॉइंट है, और यहाँ भी कॉलिंस की सोच थोड़ी अलग है। अच्छा। समीक्षा बताती है कि कॉलिंस टेक्नोलॉजी को महानता का कारण नहीं मानते, वो इसे एक त्वरक मानते हैं, एक्सेलरेटर। त्वरक मतलब टेक्नोलॉजी अपने आप में किसी भी कंपनी को महान नहीं बना सकती। तो फिर? इसे ऐसे समझो, अगर एक कंपनी अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर सही दिशा में चल रही है, सही काम कर रही है, तो सही टेक्नोलॉजी उसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है। जैसे एक अच्छी चलती गाड़ी में बढ़िया टर्बो लगा देना। हाँ। लेकिन अगर कंपनी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट ही गलत है या वो दिशा भटक गई है, तो वही टेक्नोलॉजी उसे बर्बादी की ओर और तेजी से ले जाएगी। अरे हाँ, टेक्नोलॉजी सिर्फ आपकी मौजूदा गति को तेज करती है, चाहे वो सही दिशा में हो या गलत। इसलिए टेक्नोलॉजी अपनाने से पहले हेजहॉग कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले दिशा तय हो, फिर रफ्तार बढ़ाने के बारे में सोचें। ये तो टेक्नोलॉजी पर एक बहुत ही बैलेंस नजरिया है, खासकर आज के टाइम में जब लगता है टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। हाँ, ये एक जरूरी रिमाइंडर है। अच्छा, अब किताब की स्टाइल पर आते हैं। इतनी सारी रिसर्च, डेटा, एनालिसिस, क्या ये किताब पढ़ने में बहुत भारी भरकम एकेडमिक टाइप की है? समीक्षा के हिसाब से बिल्कुल नहीं, बल्कि कॉलिंस के लिखने की शैली की काफी तारीफ की गई है। कैसी है शैली? वो फैक्ट्स पर आधारित तो है, जाहिर है रिसर्च है, लेकिन उन्होंने इसे कहानी कहने के अंदाज में लिखा है, स्टोरी टेलिंग। अच्छा। वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि उन 11 महान कंपनियों और उनकी तुलना में जो कंपनियां अच्छा नहीं कर पाईं, उनकी केस स्टडीज के जरिए बातें समझाते हैं। तो पाठक को लगता है जैसे वो उन कंपनियों के सफर को पढ़ रहा है, उनके लीडर्स के फैसलों को देख रहा है। इससे होता यह है कि जो बिजनेस के जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आसान लगते हैं और याद रह जाते हैं। तो ये किताब एक तरह की प्रेरणा देने वाली कहानी जैसी लगती है, न कि कोई बोरिंग रिसर्च रिपोर्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस की किताबें कई बार थोड़ी सूखी हो जाती हैं। हाँ, ये पढ़ने में आकर्षक है। तो फिर समीक्षा के अनुसार ये किताब खासतौर पर किन लोगों को पढ़नी चाहिए? किससे सबसे ज्यादा फायदा होगा? समीक्षा कहती है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, खास तौर पर उद्यमी, मतलब एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स, जो अपनी कंपनी को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि महान बनाना चाहते हैं। हाँ, उनके लिए तो जरूरी होगी। बिल्कुल। फिर जो बड़ी कंपनियों में लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो अपनी टीमों को, अपने संगठन को अगले लेवल पे ले जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के छात्र, बिजनेस प्रोफेशनल्स, जो लीडरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के टाइमलेस सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। असल में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में इंटरेस्ट रखता है, उसे इसमें कुछ ना कुछ काम का जरूर मिलेगा। यानी काफी वाइड ऑडियंस है। अच्छा, क्या समीक्षा में इसकी कुछ कमजोरियां, लिमिटेशंस भी बताई गई हैं? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती? हाँ, 2 बातें उठाई गई हैं। पहली, कुछ लोगों को ये किताब शायद थोड़ी ज्यादा रिसर्च हैवी लग सकती है। मतलब जिन्हें फटाफट एक्शन पॉइंट्स चाहिए, उन्हें शायद लगे कि इसमें डेटा और एनालिसिस बहुत ज्यादा है। हो सकता है। दूसरी बात, एक तर्क ये भी दिया जाता है कि किताब के जो सिद्धांत हैं, वो शायद बड़ी स्थापित कंपनियों पर ज्यादा आसानी से लागू होते हैं। अच्छा। छोटे स्टार्टअप्स के लिए नहीं, पर शायद बहुत छोटे स्टार्टअप्स या एकदम नई कंपनियों को इन सिद्धांतों को अपने हिसाब से थोड़ा ढालना पड़े। वो शायद इन्हें सीधे सीधे कॉपी पेस्ट ना कर पाए, उन्हें अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए इस समीक्षा का ओवरऑल निष्कर्ष क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये किताब आज भी रेलेवेंट है, पढ़ने लायक है? समीक्षा इसे बिना किसी शक के एक टाइमलेस क्लासिक कहती है, कालातीत रचना। टाइमलेस क्लासिक। हाँ,
मतलब ये उन किताबों में से है जिसके सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं पड़ते। समीक्षा का साफ निष्कर्ष है कि हर बिजनेस लीडर, मैनेजर और हर महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ओके। और एक बहुत दिलचस्प बात जो समीक्षा कहती है कि किताब की सीखें सिर्फ कंपनियों या बिजनेस पर ही लागू नहीं होती। अच्छा, और का? इन्हें व्यक्तिगत जीवन और करियर ग्रोथ पर भी लागू किया जा सकता है। मतलब कोई अपनी जिंदगी में गुड से ग्रेट कैसे बने, इस पर भी सोच सकता है इन सिद्धांतों के आधार पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए समीक्षा ने इसे 5 में से 4.5 स्टार की बहुत अच्छी रेटिंग दी है। 4.5 स्टार्स। तो ये थी जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट पर हमारी आज की गहरी पड़ताल उस पुस्तक समीक्षा के जरिए, जिसने हमें ये सारे पॉइंट्स दिए। जी। अगर पूरी बात का सार निकालें तो एक चीज साफ है, महानता यानी ग्रेटनेस कोई रातों रात की बात नहीं है। नहीं ये सिर्फ किस्मत का खेल है, बिल्कुल नहीं। नहीं ये किसी एक करिश्माई लीडर या किसी एक सुपर हिट प्रोडक्ट से आ जाती है, नहीं, बल्कि ये एक अनुशासित सफर है। ये सही लोगों को चुनने से शुरू होता है। पहले कौन, फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान कर उस पर टिके रहने से मजबूत होता है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हाँ, वो फोकस। और इसे लगातार बनाए रखने के लिए अनुशासन की गहरी संस्कृति चाहिए होती है, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। ये सब मिलकर ही किसी संगठन को स्थायी महानता तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब के ऊपर है वो लेवल 5 लीडरशिप, जो विनम्रता और इच्छा शक्ति का संगम है। वो जैसे इन सब की नींव है। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक पूरा ढांचा बनाते हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आता है, और शायद समीक्षा ने भी इशारा किया है, कि ये सिद्धांत जो कुछ दशक पहले की कंपनियों के डेटा पर आधारित है, क्या आज की दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, डिजिटल है, इतनी अनिश्चितता है, क्या ये आज भी उतनी ही कारगर है, जहाँ बदलाव की रफ्तार शायद पहले से कहीं ज्यादा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, इस पर आज के लीडर्स को सोचना होगा कि क्या ये सिद्धांत आज भी वैसे ही लागू होते हैं या उन्हें बदलने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या फंडामेंटल्स वही रहते हैं, बस एप्लीकेशन बदल जाती है? खैर, चलिए सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर गुड टू ग्रेट के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू हो सकते हैं, जैसा समीक्षा में कहा गया, तो कोई अपनी जिंदगी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट कैसे खोज सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब वो कौन सा काम या क्षेत्र है जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं? आपकी सबसे बड़ी क्षमता कहाँ है? दूसरा, वो क्या है जो आपको आर्थिक रूप से भी संतुष्टि दे सकता है? आपका पर्सनल इकोनॉमिक इंजन क्या है? सही। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप में गहरा जुनून है, जिसे करते हुए आपको मजा आता है, समय का पता नहीं चलता? हाँ, पैशन। शायद इन 3 सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन है, वही खोजना व्यक्तिगत ग्रेटनेस की तरफ पहला कदम हो। इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल।